हम लोग स्टार्ट करते बच्चों। तो हम लोग लास्ट क्लास सुडो ऑर्डर रिएक्शन कर रहे थे और मैंने आपको सिखाया था सुडो ऑर्डर मतलब क्या होता है, वैसी काइनेटिक्स जिसमें डिक्रीज ऑर्डर को हम लोग स्टडी करते हैं। और ये क्यों हैपन होता है, क्योंकि आपका एक कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट हो या फिर क्या होगा आपने कैटलिस्ट को अपने रेट लॉ एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व किया। तो चलो इसके एग्जांपल समझता हूं, इससे रिलेटेड हम लोग जो क्वेश्चन होता है वो करने की कोशिश करते हैं। सुडो ऑर्डर रिएक्शन लास्ट टाइम हमने देखा, तो सुडो ऑर्डर रिएक्शन में हमें क्या पढ़ना था, क्या पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले हम एग्जांपल की बात करते हैं। जो इसमें एग्जांपल फर्स्ट होता है बेटा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो यहां पर देखो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में क्या होगा, CH3 COO C2H5 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। एसिडिक मीडियम में कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज H प्लस। अगर इसके प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको मिल जाता है CH3 COOH प्लस C2H5 OH। अब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन आप बेटा यहाँ पे लिखोगे, दिस इज नोन एज एस्टरिफिकेशन या एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी बोलते हैं इसको। तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन आप लिखोगे कि CH3 COO C2H5 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आता है और H प्लस इज ए कैटलिस्ट। यहाँ पे कैटलिस्ट का जैसा यूज हो रहा है, तो हम इससे अभी रिएक्शन को देख रहे हैं। तो ये हमें दिख रहा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दिस लुक्स लाइक ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बट अगर हम H प्लस को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो उसके प्लेस को हम लोग क्या रखते हैं, K डाइस। नाउ रिएक्शन बिकम R इक्वल टू K डाइस CH3 COO C2H5 एंड K डाइस किसके प्लेस पे आया बेटा, दिस K और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस के प्लेस पे आया। दिस इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर आप कुछ भी रखो, A B C, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका ये अब दिख रहा है रिएक्शन कैसे, ये दिख रहा है फर्स्ट ऑर्डर का, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ रिएक्शन इज लुक लाइक ए फर्स्ट ऑर्डर, नाउ रिएक्शन इज सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जो ये रिएक्शन है बेटा, ये आपका सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो अपने K डाइस के प्लेस पे रखा है, तो K डाइस इज नथिंग बट, अगर हमें K डाइस की वैल्यू पूछे तो K डाइस इज नथिंग बट 0.693 डिवाइड बाई T हाफ, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर A मान लो, B मान लो। तो उसके हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो बेसिकली इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं बच्चों, आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है, तो H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे आपको क्या दिया रहेगा, pH दिया रहेगा क्वेश्चन में। pH इन क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन होता है उसमें pH दिया होता है, विद द हेल्प ऑफ pH, जो हमारे पास pH है उसके हेल्प से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालते हैं बेटा। तो आपको टू डिफरेंट हाफ टाइम पे, एक हाफ टाइम मान लो 20 दे दिया, दूसरा दे दिया 50, दो डिफरेंट हाफ टाइम पे आपको pH दिया रहेगा बेटा। तो विद द हेल्प ऑफ pH आप क्या निकाल सकते हो, दिस K डाइस की वैल्यू, और K डाइस क्या है, K इंटू H प्लस ऑफ A। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा बेटा, H प्लस की पावर A जो आपने लिखा है, A की वैल्यू आ जाएगा। तो आप A की वैल्यू जैसे निकाला, आपसे पूछेगा रेट लॉ एक्सप्रेशन बताओ इन टर्म्स ऑफ H प्लस, तो आप A की वैल्यू यहां पे पुट कर देना, तो उसके हिसाब से आपको क्या आ जाएगा, रेट ऑफ एक्सप्रेशन आएगा। तो दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल, आप इसको कॉपी करो, फिर हम सेकंड एग्जांपल की बारे में बोलते हैं।
सबने कॉपी कर लिया? Now next example is inversion of cane sugar. जो हमारा सेकेंड एग्जांपल है शुद्ध ऑर्डर रिएक्शन की, दैट इज इन्वर्जन ऑफ कैन सुगर। C12 H22 O11 plus H2O in presence of H plus, यहाँ को क्या रहता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज देता है। C6H12O6 C6H12O6 plus C6H12O6, this is your glucose and this is your fructose। तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन अपने को लिखना है कि व्हाट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो दिस रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको लुक्स लाइक रहेगा सुडो ऑर्डर रिएक्शन को ये भी फॉलो करता है, तो अभी आप देखोगे तो आपको लगेगा सेकंड ऑर्डर है। C12 H22 O11 H प्लस। नौ ये आपको दिख रहा है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बट इसकी काइनेटिक्स को हम लोग डिक्रीज ऑर्डर में पढ़ते हैं, क्योंकि जो आपका H प्लस है उसको हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो इसकी काइनेटिक्स को हम लोग डिक्रीज ऑर्डर पढ़ेंगे बेटा। तो दिस इज नथिंग बट R इक्वल टू K डैश C12 H22 O11 एंड K डैश इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर, ये लिख लो और कुछ लिख लो, और जो आपका K डैश होगा बेटा दिस इज नथिंग बट 0.693 डिवाइड बाई टी नॉट। इसको आप कॉपी करो, फिर इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, पीएस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसको करना है। नो, अब इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन देखते हैं बेटा। व्हाट इज द क्वेश्चन? शुद्ध ऑर्डर रिएक्शन से आप क्वेश्चन लिखो। द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर प्रोसीड, द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर प्रोसीड T half of the inversion of cane sugar proceed T half of 50 minute at T half of 50 minute at pH 5, T half 50 minute आपका at pH equal to 5 of any concentration of sugar, however if pH is 6, however if pH is 6, the half life changes to 500 minutes. The half life
changes to 500 minutes of any concentration of sugar what is rate law expression of sugar of any concentration of sugar what is rate law expression of sugar. The inversion of cane sugar proceed T half of 50 minutes at pH 5 of any concentration of sugar. However, if pH is 6, the half-life change to 500 minutes of any concentration of sugar. What is rate law expression of sugar? What is rate law expression of sugar? सुगर का रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? तो यहां पे देखो, सबसे पहले आपको दिखा है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, दैट इज C12H22O11 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, ये आपका बन रहा है C6H12O6 प्लस C6H12O6. दिस इज नथिंग बट ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज बना लेगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है. तो रेट लॉ एक्सप्रेशन अभी हमने देखा था कि अभी मैं मान के चलता हूं कि दोनों पे डिपेंड करता है. C12H22O11 into H प्लस. अब इन दोनों को मैंने क्या माना था बेटा? K डाइस. तो K डाइस इक्वल टू क्या होगा? K into H प्लस की पावर मैं अभी ये मान लेता हूं. दिस इज योर A. इसका पावर मैंने ये मान लिया. अभी आपको pH दिया हुआ है, तो सबसे पहले pH 1 is 5, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 1 निकालता हूं, तो दिस इज नथिंग बट 10 की पावर माइनस 5. तो ये कब है बेटा? जब आपका हाफ लाइफ टाइम 50 मिनट है. 50 मिनट. तो K डाइस हमारा क्या हो जाएगा? 0.693 डिवाइड बाई T हाफ. तो T हाफ की वैल्यू कितनी है? 50. दिस इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस मैंने अभी निकाला 10 की पावर माइनस 5, ये यूज करेंगे. 10 की पावर माइनस 5 डिवाइड बाई की पावर A. तो दिस इज योर इक्वेशन 1. नाउ सेकेंड में आपको क्या दिया है कि अगर आप pH 6 कर रहे हो तो आपका जो हाफ लाइफ टाइम बेटा ये 500 मिनट हो जाता है. हाफ लाइफ टाइम चेंजेस टू 500 मिनट. तो ये आपको क्वेश्चन में दिया. तो अगर मैं pH 2 की बात करूं तो pH 2 इज 6, देन H प्लस एट 2 10 की पावर माइनस 6, क्योंकि pH इक्वल टू आप क्या लिख दो? माइनस ऑफ लॉग H प्लस. तो यहां से आप देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या आएगा बेटा? 10 की पावर माइनस 5. और यहां से देखो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस 2 10 की पावर माइनस 6. और इस केस में अगर आपका T हाफ बेटा 50 था, तो इस केस में जो हाफ लाइफ टाइम है दैट इज योर 500. तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए. तो 0.693 दिस K डाइस इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई T हाफ. 0.693 डिवाइड बाई T हाफ. चलो यहाँ पे यूज करते हैं 0.693 डिवाइड बाई 500. दिस इज नथिंग बट K 10 की पावर माइनस 6 की पावर A. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब आपके पास दो इक्वेशन है, तो यहां से देखो K और K क्या हो जाएगा बेटा? कैंसल आउट हो जाएगा. K एंड K गेट्स कैंसल आउट. तो फिर हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं? इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा. तो नाउ यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करके देख रहे हैं इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो यहां से देखो 500 डिवाइड बाई 50, दिस इज नथिंग बट 10. और ये आपका क्या हो जाएगा? K डाइस
और k कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बनेगा बेटा 10 की पावर -5 की पावर a डिवाइड बाई 10 की पावर -6 की पावर a, 10 इक्वल टू 10 की पावर a, तो ये इक्वल टू कितना आ गया 1। तो नाउ रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको लिखना था, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन r इक्वल टू क्या लिखोगे, k जो पहला एक्सप्रेशन था k C12 H22 O11 concentration of H plus की पावर 1। दिस इज योर रेट लॉ एक्सप्रेशन। दो कॉपी करो। दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा था, इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, इन्वर्जन ऑफ केस शुगर दिया रहेगा। तो फर्स्ट में टी हाफ दिया 50 मिनट एट pH इक्वल टू 5, pH इक्वल टू 6, तो टी हाफ आपका हो जाता है 500 मिनट्स। ओके, तो हमने इसको सॉल्व कर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा, दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो आपको पता है k डैश इक्वल टू k इंटू h प्लस की पावर 1, ये हमने लिख लिया 0.693 डिवाइडेड 50, दैट इज योर k डैश इक्वल टू नथिंग बट अभी हमने सिखाया था आपको 0.693, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर कनेक्शन को फॉलो कर रहा है, डिवाइडेड बाई टी हाफ। ठीक है, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हमने डिवाइड किया, तो a की वैल्यू हमारा कितना आ गया 1। नाउ k इक्वल टू, हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन से लिखा k इक्वल टू C12 H22 O11 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 1। तो ये हमारा सॉल्व करके आ गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो अब हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट nth ऑर्डर रिएक्शन। तो nth ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। Now, nth order reaction. nth ऑर्डर रिएक्शन है, nth ऑर्डर रिएक्शन कब होगा बेटा, जब उसका रेट कॉन्सेंट्रेशन की पावर n के प्रोपोर्शनल होगा, राइट। कॉन्सेंट्रेशन की पावर n पे डिपेंड करेगा। तो nth ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग ट्राई पहले करते हैं, ये गिव्स प्रोडक्ट if t equal to 0, तो लेटर सपोज मैंने ए नोट माना, प्रोडक्ट t equal to t पे हो जाता है हमारा a नोट माइनस x, दिस इज नथिंग बट at और दिस इज योर x। नो हमें अब इसका रिलेशन ट्राई करना है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि चूंकि इसका रेट nth ऑर्डर है, तो कॉन्सेंट्रेटेड टू पावर n पे डिपेंड करेगा। तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा बेटा, रेट इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a की पावर n, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस dA बाई dt, दिस इज नथिंग बट k a टू द पावर n। अब आपको a को एक साइड ले आओ और आपका t को एक साइड ले जाओ, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव कर लेंगे nth ऑर्डर के लिए, किसका रेट आपके किस पे डिपेंड करेगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन का क्या रिलेशन होगा। ओके, हमारे nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो हमने यहां से ड्राइव करना स्टार्ट किया, माइनस dA डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a की पावर n इक्वल टू k dt। तो अब देखो टाइम बेटा 0 से t वेरी कर रहा है, अब हमने a के रिस्पेक्ट में लिखा है, तो ये हमारा वेरी करेगा a नोट से at। तो आपको पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर n हमारा क्या हो जाता है
अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करते हो तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। 9 ए की पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस n प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन होता है। दिस इज वेरी फ्रॉम a नॉट टू 80 इक्वल टू k इंटू t 0 टू t। तो हम लोग इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो लिमिट को पुट करने के बाद बेटा हम लोग देखेंगे कि हमारा एक्सप्रेशन क्या जनरेट होता है फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। नाउ आप अगर यहां से माइनस देखोगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, n माइनस 1 लिख सकता हूं। तो ये नथिंग बट अगर माइनस माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर नीचे वाले को, तो दिस इज नथिंग बट n माइनस। अब ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको पुट करना है। दिस इज नथिंग बट अगर आप अपर लिमिट पुट करो बेटा तो दिस इज नथिंग बट 80 की पावर माइनस n प्लस 1 माइनस a नोट की पावर माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 80। अब 80 की पावर माइनस n प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 80 की पावर n माइनस 1 लिख सकते हो बेटा। तो चलो 1 अपॉन n माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 80 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a नोट की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 80। तो यहां से हम लोग t के रिस्पेक्ट में अपना nth ऑर्डर का रिलेशन निकालते हैं, टाइम का हमारा रिलेशन क्या होगा। तो टाइम इक्वल टू 1 बाई k इंटू n माइनस 1 बाई 80 की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 बाई a नोट की पावर n माइनस 1। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपका एक्सप्रेशन nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए आ गया। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर nth ऑर्डर रिएक्शन का आपको डेरिवेशन लिखना होता है तो a गिव्स प्रोडक्ट t इक्वल टू 0 पे a नोट, t इक्वल टू t पे a नोट माइनस x दैट इज 80, नथिंग बट x प्रोडक्ट बनेगा। तो रेट ला एक्सप्रेशन का क्या होगा बेटा, रेट ला एक्सप्रेशन इक्वल टू r इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर n होगा। नाउ माइनस da बाई dt इक्वल टू k a टू द पावर n, मैंने a को एक साइड ले आया और t को एक साइड ले गया। तो माइनस da बाई a की पावर n dt, दिस इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन n माइनस 1 और इसका इंटीग्रेशन आएगा बेटा 80 की पावर माइनस n प्लस 1, लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमने पुट कर दिया। तो 80 की पावर माइनस n प्लस 1, a नोट की पावर माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 80। अब ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1, 1 अपॉन 80 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a नोट n माइनस 1 इक्वल टू 80। अब t के रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या लिखना है, अपना डेरिवेशन लिखना है, t इक्वल टू नथिंग बट 1 अपॉन k n माइनस 1 अपॉन 80 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाई a नोट की पावर n माइनस 1। तो ये हमारा डेरिवेशन यहां से बन गया। 9 आप इसको कॉपी करो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, हाफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। नाउ बेटा हाफ लाइफ टाइम ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम हमारा क्या होगा, तो एट टी हाफ बेटा क्या हो जाता है 80 इक्वल टू a नोट बाई 2। टी हाफ क्या बोलते हैं, 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एट टी हाफ एटी इक्वल टू a नोट बाई 2 एंड x इक्वल टू ऑल्सो a नोट बाई 2। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में 80 की जगह a नोट बाई 2 पुट करता हूं तो मेरा रिलेशन क्या बनता हूं मैं देखने वाला हूं। चलो तो
दिस इज योर टी हाफ 1 अपॉन के n माइनस 1 अपॉन 80 के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, ए नोट बाई 2। हमने ए नोट बाई 2 पुट किया बेटा, की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नोट की पावर n माइनस 1। अब देखो ए नोट बाई 2, तो ये भी बेटा क्या बन जाएगा, ए नोट की पावर n माइनस 1, लेकिन 2 की पावर n माइनस 1 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये 2 की पावर n माइनस 1 को हम लोग ऊपर कर देंगे। चलो अब इसको मैं इधर दे देता हूं, ना अब आप यहां से देखें कि हमारा एक्सप्रेशन क्या हो रहा है। आपने भी लिखा टी हाफ इक्वल टू 1 बाई के इंटू n माइनस 1। अब अगर आप सॉल्व इसको करते बेटा, तो दिस इज नथिंग बट 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई ए नोट की पावर n माइनस 1। तो दिस इज योर टी हाफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। तो टी हाफ हमने देखा यहां पे बेटा, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर n माइनस 1 और nth ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम nth ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, ये प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, पावर n माइनस 1 का। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर n माइनस 1। तो नाउ अब देखो, आपका जो क्वेश्चन है घर के लिए होमवर्क है, ये आपको खुद से करके लाना है। मैं अभी होमवर्क लिख रहा हूं, कैलकुलेट दिस इज योर क्वेश्चन, ये मुझे सॉल्व करके आपको भेजना है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ टी हाफ एंड T3/4 ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। तो दिस इज योर असाइनमेंट, कैलकुलेट रेशियो ऑफ टी हाफ एंड T3/4 ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने यहां पे देखा कि जो nth ऑर्डर रिएक्शन है बेटा, तो उसका टाइम क्या होता है, 1 अपॉन के इंटू n माइनस 1 अपॉन 80 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाई ए नोट की पावर n माइनस 1, हाफ लाइफ टाइम ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। तो एट टी हाफ, अगर हम टी हाफ की बात करें बेटा, तो 80 इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, ए नोट बाई 2 हो जाता है, एंड x इक्वल टू क्या हो जाता है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए नोट बाई 2। तो हमने यहाँ पे 80 की जगह पे बेटा पुट कर दिया ए नोट बाई 2। तो टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन के n माइनस 1 अपॉन ए नोट बाई 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नोट की पावर n माइनस 1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, दिस इज नथिंग बट टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन के n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई ए नोट की पावर n माइनस 1। तो हमने यहां से क्या देखा, टी हाफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नोट की पावर n माइनस 1। तो आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चन है, दैट इज असाइनमेंट क्वेश्चन मस्ट आपको सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे फिर मैं नेक्स्ट क्लास से क्लास ले लूंगा आपका। तो कैलकुलेट, ऐसा प्रेजेंट भी आप नहीं करते हो, दिक्कत इसमें हो जाती है। और अगर आप ये सॉल्व नहीं करते हो तो आपको काइनेटिक्स समझ नहीं आता, आप दूसरे टीचर से पढ़ लेना। कैलकुलेट रेशियो ऑफ टी हाफ एंड T3/4 ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको करना है। टी हाफ और T3/4 को आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको आप सॉल्व करके मुझे बताना, नेक्स्ट क्लास में वीडियो आएगी आज रिकॉर्डेड, तो उसमें आप देख लेना। इसको आप कॉपी कर लो जल्दी से। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, IIT जेईई में भी और आपके जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, हर साल अपियर होता है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चैप्टर में।
Next heading is experimental. This is very important. very important topic में होता है. Experimental determination of order of reaction. एक्सपेरिमेंटली आप कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इसमें बहुत सारे चीज हमने पढ़ चुके हैं, तो उसी चीज को मैं यूज करूंगा. मैंने आगे इसलिए बढ़ा देता हूँ कि बाद में वही यूज होता है. ग्राफिकल मेथड मैंने सारे ग्राफ आपको बताया. ग्राफ को देख के आप ऑर्डर कैसे डिसाइड करोगे इसमें पहले देखना है. नेक्स्ट बेटा आपका क्या है कि ग्राफ को देख के तो ऑर्डर डिसाइड करना है. नेक्स्ट आपको किससे डिसाइड करना ऑर्डर. नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपको अगर इनिशियल रेट मेथड है तो उससे डिसाइड करना है. आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या दिया रहेगा, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के लिए रेट दिया होगा. इनिशियल रेट जिसको आप बोल सकते हो. नाउ आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से ऑर्डर डिसाइड करना है, तो उसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं. वो चीज हमने जीरो ऑर्डर में देखा था और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी देखा था. लास्ट हाफ लाइफ टाइम मेथड. हाफ लाइफ टाइम के बेसिस पे हम लोग ऑर्डर को कैसे डिसाइड करते हैं. तो ये चार मेथड है बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर. तो ये चारों मेथड को हम लोग करेंगे. इसके बाद हम लोग करेंगे मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन को मॉनिटर कैसे करते हैं उसके प्रोग्रेस के हिसाब से. तो नाउ हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं. जो हमारे पास मेथड है दैट इज फर्स्ट मेथड इज इनिशियल रेट मेथड. दिस इज योर फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड इज ग्राफिकल मेथड. This is your second method, that is graphical method. Now third method is integrated rate law method. Integrated rate law method. Now beta, what is your fourth method? Fourth method is very important, that is half lifetime method. This is your half lifetime method. So all method are very important. So important method है, this is one is very important, this is also important and this is also important. इस मेथड को अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो कंसेप्ट देख के ही आप मेथड को टिक कर सकते हो ऑर्डर कौन सा है. मैंने दोनों का कैरेक्टरिस्टिक लिखा है बेटा. फर्स्ट जीरो ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखा था, इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन रिक्वायर्ड इक्वल टाइम फॉर देयर कंप्लीशन. दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. नाउ हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको क्या लिखाया था, इक्वल परसेंटेज और फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन रिएक्ट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल. तो ये चीज को आप देखते ही बता सकते हो कौन सा ऑर्डर है. इसको हीट एंड ट्रायल भी बोलते हैं. तो इंपॉर्टेंट चीज इज इनिशियल रेट मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड हाफ लाइफ टाइम मेथड. तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनिशियल रेट मेथड. तो आप इनिशियल रेट मेथड में लिखो व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल रेट मेथड. तो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड. बेटा इस मेथड में आप लिखें इन दिस मेथड initial rate of reaction in this method, initial rate of reaction for different initial concentration. In this method, initial rate of reaction for different initial concentration, initial concentration is given in the problem. For different experiment by which order is determined. In this method, initial rate of reaction for
different initial concentration is given in problem for different experiment by which order is determined। कहने का मतलब क्या बेटा, एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है, जो भी आपके रिएक्टेंट है, सपोज आपने दो रिएक्टेंट लिया था ए और बी, तो लेटर सपोज अनमोल ने रिएक्शन को परफॉर्म किया, तो उसने अपने बेसिस पे एक कॉन्सेंट्रेशन रखा, उसके बेसिस पे उसका रेट आ गया। सेम एक्सपेरिमेंट को माज ने परफॉर्म किया, तो माज के बेसिस पे उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ गया। सेम को अगर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया अंजन खैतो ने, तो उसके रिस्पेक्ट पे उसका रिजल्ट आ गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंटल डाटा हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालेंगे। तो आपको क्या दिया रहेगा, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे टेबुलर फॉर्म में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा बेटा, और साथ में आपको क्या दिया रहेगा, उनके रेट दिए रहेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 2 डाटा या 3 डाटा, जो भी आपको डेटा दिए होंगे अकॉर्डिंग टू योर वेरिएबल, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर को निकालेंगे। इस मेथड को क्या बोलते हैं, इनिशियल रेट मेथड बोलते हैं। ओके, तो ये आपका परफॉर्मेंस था, इसके बेसिस पे आपने निकाला। अगर आपको फोर्थ होगा, लेटर सपोज चंदन ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे उसने कॉन्सेंट्रेशन जो रखा, उसके बेसिस पे उसका अलग अलग रेट आया। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको इनिशियल रेट मेथड से ऑर्डर को निकालने की कोशिश करते हैं। तो नाउ इससे रिलेटेड कोई थ्योरी नहीं है, एज सच थ्योरी, तो हम लोग सीधा सीधा डायरेक्ट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। थ्योरी को लिखाना दिखा दिया। तो क्वेश्चन इज दैट, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी तक आपने देखा होगा, वर्कबुक में बहुत मिलेंगे, एग्जाम में भी आते हैं। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, a plus b gives प्रोडक्ट। इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट दिया बेटा, दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसकी यूनिट दी है सबकी मोल पर लीटर बेटा। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और ये आपको इनका इनिशियल रेट दिया हुआ है, initial rate. This is given in unit is mole per liter per second. This is your unit. Now, on the basis of given data, अपने को ऑर्डर निकालो। ऑन द बेसिस ऑफ बेटा गिवन डाटा अपने को क्या निकालना, ऑर्डर निकालना है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए आपको दिया है 3 एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया है, तो उसके बेसिस पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 एक्सपेरिमेंट आपको अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ए और बी के दिए, सारे अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। इसको सीखते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपने को दिया बेटा 2 into 10⁻²। इसकी जगह पे यहां पे दिया 3 into 10⁻3। दिस इज नथिंग बट 5 into 10⁻6, 4 into 10⁻², 3 into 10⁻3, and this is nothing but 10⁻5, 8 into 10⁻², 9 into 10⁻3, and this is 1.8 into 10⁻4। तो जो आपको फर्स्ट पार्ट दिया है कैलकुलेट, फर्स्ट लिखे हैं कैलकुलेट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, कैलकुलेट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। पहले आप टेबल बनाओ, उसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, मैं पार्ट वाइज करवा रहा हूं, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो देखो बेटा, अगर आपने इस टेबल को बना लिया, एक्सपेरिमेंट नंबर क्या है 1, कॉन्सेंट्रेशन 2 into 10⁻², बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना 3 into 10⁻3, और ये कितना बेटा 5 into 10⁻6 है। नाउ सेकंड में है 4 into 10⁻², 3 into 10⁻3 and 10⁻5. Now 8 into 10⁻², 9 into 10⁻3 and 1.8 into 10⁻4 आपको दिया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रेट की जो पावर है, सारे पावर को अगर आप इक्वल बना लेते तो आपका काम आसान हो जाता है।
तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं बेटा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो मैंने इसको 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 दे दिया। सेम इसको अगर मैंने माइनस 6 की पावर बना दिया 180 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो क्या होगा, पावर पावर कैंसिल होगा, जिसको हमने यूज करना है। तो चलो अभी हमें नहीं पता ए और बी का, तो मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा बेटा, रेट लॉ एक्सप्रेशन इक्वल टू k की पावर m एंड b की पावर n। तो मुझे बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, m और n। तो फॉर फर्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, R1 इक्वल टू k, concentration of A is given, that is 2 into 10 की पावर माइनस 2 की पावर n, and concentration of B is given, that is 3 into 10 की पावर 3 n। और आपको रेट R1 दिया बेटा, R1 इक्वल टू 5 into 10 की पावर माइनस 6, 5 into 10 की पावर माइनस 6। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ हम लोग इक्वेशन नंबर 2 यहीं से बना लेते हैं। तो R2 इक्वल टू कितना दिया बेटा, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 में बदल दिया मैंने इसको, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 की पावर n, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ओके, तो ये हमने दो इक्वेशन बनाया। नाउ R3 अपने पास है, तो R3 की वैल्यू कितनी दी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R3? R3 की वैल्यू आपको दी है बेटा 180 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो इसकी वैल्यू को मैं यूज करता हूं, R3 इक्वल टू 180 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 6, दैट इज नथिंग बट k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, दैट इज 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू, बताओ आगे क्या लिखोगे, आगे आपके क्या है, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब आपको m और n की वैल्यू निकालना बेटा। तो यहां पे ध्यान कर रखना, जब भी आप इनिशियल रेंज मेथड से क्वेश्चन को करो तो आपके दिमाग में यही चलना चाहिए कि कोई भी चीज हमारी कॉमन दिख रहा है जो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको हम लोग वैल्यू को लेंगे। तो जरा आप इक्वेशन 1 और 2 को देखो। इक्वेशन 1 में 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है, और इक्वेशन 2 में भी 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है। एक दूसरे से क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे, 1 की पावर समथिंग कुछ भी हो तो 1 बनता है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, इस पावर को निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर देता हूं। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कॉमन है, यहाँ पे भी बेटा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कॉमन है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। अपने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। चलो डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और दिस इज नथिंग बट 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो यहां से देख लो 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6 कैंसिल हो, 5 टू जा 10। अब देखो यहाँ पे बेटा क्या होगा, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ ये क्या बनेगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो ये आपको डिवाइड किससे करना है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और 2 से डिवाइड करना, तो नथिंग बट, अगर पावर को मैं कैंसिल करता हूं, दिस इज नथिंग बट 4 डिवाइड बाई 2 की पावर n। यहाँ पे देखो 2 इक्वल टू 2 की पावर n। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, n की वैल्यू आ गया, n इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1। तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ये, तो ये जो 1 की वैल्यू आया, दिस इज नथिंग बट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू, दिस इज योर ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो आपने ए के रिस्पेक्ट में बेटा ऑर्डर निकाल दिया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हम किसी भी इक्वेशन को लेकर चलेंगे, उसके हिसाब से क्या निकालेंगे, n की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या सजेस्ट करता हूं आपको कि आप इक्वेशन 3, तो यहाँ पे देखो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 है और 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको आप डिवाइड करोगे 1 और 2 को, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, आप लोग को n निकालना है ना। तो n को निकालने के लिए मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करता हूँ। 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और ये क्या है बेटा, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है। तो इन दोनों को डिवाइड करो, इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं बेटा, ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से। देखो इक्वेशन 3 अपना क्या बन चुका है, 180 इंटू 10 की पावर -6, दिस इज इक्वल टू डिवाइड बाई 10 इंटू 10 की पावर -6, कैंसल कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल, दिस इज नथिंग बट, अब आप डिवाइड करो 4 और ये हमारा है क्या 8, तो 8 डिवाइड बाई 4 की पावर m, 8 डिवाइड बाई 4 की पावर m इंटू, अब ये क्या बनेगा बेटा 9 डिवाइड बाई 3 की पावर n। तो जरा देखो, दिस इज 18, दिस इज नथिंग बट 2 की पावर 1, क्योंकि m की वैल्यू अपने पास कितनी बेटा 1 है, तो मैंने n की जगह पे 1 पुट कर दिया। नाउ 3 3 जा 9, 3 की पावर क्या लिखोगे n, तो 2 9 जा 18, दिस इज कैंसल बाय 2, 9 इक्वल टू 3 की पावर n। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 की पावर n, तो यहां से क्या आ गया n इक्वल टू 2 विथ रिस्पेक्ट टू b। ऑर्डर a के रिस्पेक्ट में कितना आ गया 1 और b के रिस्पेक्ट में कितना आ गया 2। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबका एक्सप्रेशन लिखा R1 R2 R3 का। तो जो हमें पहले m की वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पे देखा 3 इंटू 10 की पावर -3 और 3 इंटू 10 की पावर -3 उससे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 किया, यहाँ से जिसको हमने सॉल्व किया तो m की वैल्यू कितनी आई बेटा 1 आ गई, m इक्वल टू 1। अब हमें n को निकालना है, तो हमने 2 और 3 का इक्वेशन को लिया, तो 2 और 3 को सॉल्व किया, इक्वेशन 3 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास क्या आ गया दिस, यहां से हमारा क्या आ गया n इक्वल टू 2। तो ऑर्डर a के रिस्पेक्ट में कितना बन गया बेटा 1 एंड ऑर्डर 2 के रिस्पेक्ट में कितना बन गया 2। तो इसका रेट एक्सप्रेशन अगर आपको लिखने बोलेगा तो आप आराम से लिख सकते हो। तो इसको आप कॉपी करो, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नौ हम लोग आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर की बात हम लोग करते हैं। अब देखो शॉर्टकट हम लोग कुछ निकाल सकते हैं क्या बेटा, तो यहाँ पे देखो इसकी बात करो, अगर मैं ए को देख रहा हूं, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक लाइन में आंसर लिखोगे 2 इंटू 10 की पावर -2 है, दिस इज योर शॉर्टकट रेट, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। तो इस समय आप रेट देखो बेटा 5 इंटू 10 की पावर -6 है। आपने जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया 4 इंटू 10 की पावर 2, इन दोनों में रिलेशन क्या है बेटा, आपने कॉन्सेंट्रेशन को डबल करा है। जैसे ही आपने कॉन्सेंट्रेशन को डबल करा, ए की कॉन्सेंट्रेशन को रेट 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, राइट। तो अगर ये 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो ये ए की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आप दिस डिवाइड बाई दिस करो बेटा तो ये 2 टाइम्स ही होगा तो रेट। तो R2 डिवाइड बाई R1 क्या हो गया 2 टाइम्स, तो ये इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा फर्स्ट ऑर्डर। तो हमने यहाँ पे देखा m की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे भी निकाल सकते हो। मैं फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या है 2 इंटू 10 की पावर -2 और यहाँ पे क्या है बेटा 4 इंटू 10 की पावर -2। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है 2 और 4 के बीच में डायरेक्टली डबल, कॉन्सेंट्रेशन को आपने डबल किया तो यहाँ पे रेट कितना है 5 इंटू 10 की पावर 6 है, यहाँ पे 10 इंटू 10 की पावर -6 है, तो रेट जस्ट क्या होगा बेटा डबल हो जाएगा। वहीं कॉन्सेंट्रेशन को आप डबल कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल हो रहा है, इसका मतलब क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा तो कौन सा काइनेटिक्स को फॉलो करेगा फर्स्ट ऑर्डर को, तो विद रिस्पेक्ट टू एम हमारा क्या आना चाहिए फर्स्ट आना चाहिए, मतलब एम की वैल्यू हमारा 1 आ गया। तो यहां से हमने देखा ए की रिस्पेक्ट 1 है तो 1 यहां पे निकला है। अब रही बात बी की, चलो बी को देखते हैं। तो यहां पे देखो बेटा बी 3 इंटू 10 की पावर -3 और यहाँ पे आपने क्या किया 3 इंटू 10 9 इंटू 10 की पावर -3 किया। कितने टाइम इंक्रीज किया, आप बोलोगे सर ट्रिपल किया, आपने रेट को ट्रिपल किया, सही है। तो ये कितना बन गया 5 इंटू 10 की पावर -6 और ये क्या हो गया 180 इंटू 10 की पावर 6। तो आप देखो जस्ट क्या हो रहा है पावर में इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसका कितना आ गया n इक्वल टू 2।
तो यहां से रिलेशन आपको दिख रहा है। ठीक है बेटा, आप यहां से रिलेशन निकाल रहे हो 3 3 जा 9, तो आप जितना करोगे तो आप इस तरह भी कर सकते हो शॉर्टकट से, या फिर इस तरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आपका आंसर आएगा। तो आपको जो मेथड शूट कर रहा है उससे आप करो। तो दिस इज ऑल अबाउट इनिशियल रेट मेथड। तो इससे रिलेटेड जो और इसका सेकेंड पार्ट है वो हम लोग करने वाले हैं। इनिशियल रेट मेथड में हम लोग आगे देखने वाले हैं। इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन है, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसी क्वेश्चन का बेटा सेकेंड पार्ट है, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये तो बहुत आसान चीज है, आप तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हो, क्योंकि आपका एम की वैल्यू आ चुका है, आपका एन की वैल्यू आ चुका है, एम इक्वल टू 1 एंड एन इक्वल टू कितना आ चुका बेटा 2। तो एम और एन के बेसिस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नो चलो, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा बेटा, आर इक्वल टू के। अब यहां पे देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एम लिखा था, तो ए की जगह पे 1 आ चुका है और बी की जगह पे क्या आ चुका है बेटा 2 आ चुका है। तो दिस इज योर रेट लॉ एक्सप्रेशन। नाउ थर्ड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, कैलकुलेट value of k, value of rate constant that is k, rate constant that is k and unit of rate constant। तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है बेटा रेट कांस्टेंट का और उसका यूनिट कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कोई भी आपके पास इक्वेशन है उसमें आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन को पुट कर दो ए और बी की, और आपको उसका ऑर्डर पता चल चुका है 1 and 2, तो उसके बेसिस पे आपको क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ के आ जाएगा। तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैल्यू ऑफ के आराम से निकाल सकते हो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना तो कोई प्रॉब्लम है। चलो अब यहां से देखते हैं बेटा कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 था दैट इज R1 इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, दैट इज नथिंग बट के। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आपको दिया हुआ था 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 पावर 1 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से आप क्या सॉल्व करके निकाल सकते हो बेटा, के की वैल्यू। तो यहां से आप सॉल्व करना, आपको के की वैल्यू मिल जाएगा। नाउ आपसे पूछा है कि यूनिट ऑफ के क्या होगा, तो अपने को पता है कि के की यूनिट के लिए हमने बताया था आपको कुछ नहीं करना है बेटा, मोल पर लीटर की पावर क्या लिखोगे 1 माइनस एन पर सेकेंड। तो मोल पर लीटर ऑर्डर कितना है 3, तो हमने यहां पे लिख दिया मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 3 दैट इज ऑर्डर, और ये अपना पर सेकेंड है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये यूनिट क्या बन गई, मोल पर लीटर की पावर -2 पर सेकेंड। इसको आप निकाल सकते हो। तो मैंने बताया रेट कांस्टेंट कैसे निकालना है, कोई भी इक्वेशन में आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट कर दो और वहां से के निकालो। तो रेट R1 की बात करें तो क्या था 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू के 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाले। यूनिट क्या होगा बेटा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड होता है। तो इससे हमने क्या निकाला, मोल पर लीटर की पावर -2 पर सेकेंड। तो ये आपका क्या बन जाएगा, के की यूनिट बन जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। नौ इससे रिलेटेड क्वेश्चन 4 भी दिया आपने को, तो चलो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको आप तब तक कॉपी करो। नो ना हम लोग आगे देखते हैं बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो अपने को दिया है, ये चीज मैं बताया हूं, पार्ट विल बी द व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन rate, what will be the effect on rate when
कंटेनर व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, जब आप कंटेनर की वॉल्यूम को डबल करते हो तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या चेंज आएगा। तो मैंने आपको बताया था रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वॉल्यूम टू द पावर ऑर्डर। तो यहां पे वही चीज लगाना बेटा, रेट इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वॉल्यूम टू द पावर ऑर्डर। अब आपने क्या किया, वॉल्यूम का बेटा डबल किया है, तो चेंज कितने हुआ, 2 टाइम्स का चेंज हुआ, मतलब डबल किया तो 2 टाइम का चेंज हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 की पावर ऑर्डर। ऑर्डर क्या था बेटा, m प्लस n, m की वैल्यू हमने निकाला 1 और n की कितना निकाला 2, तो m प्लस n कितना हो जाएगा बेटा 3, m प्लस n इज ऑर्डर। तो m की वैल्यू कितनी थी 1 और इसकी कितनी थी 2, दैट इज ऑर्डर इक्वल टू 3। तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/8। तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका रेट है 8 टाइम्स डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहां से आप देख रहे हो कि जो आपका रेट है दैट इज 8 टाइम्स। तो इसको आप कॉपी कर लो। यहाँ पे बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन रेट व्हेन वॉल्यूम इज डबल। जब आप वॉल्यूम डबल करोगे तो रेट क्या हो जाएगा, कब 1/8 हो जाएगा शुरू का। तो दिस इज ऑल अबाउट इनिशियल रेट मेथड। तो इनिशियल रेट मेथड में क्या समझाया आपको, एक्सपेरिमेंटल आपको इनिशियल रेट और अकॉर्डिंग टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा, उसको आप टेबुलर फॉर्म में दिया रहेगा, उसको आप सॉल्व कर लेना ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टली, जैसे मैंने शॉर्टकट बताया, या फिर आप उसको इक्वेशन बना के सॉल्व करना, उससे आपका m और n की वैल्यू आएगा बेटा, या फिर आपको 3 वेरिएबल दिए रहेंगे, p q r या जो भी मानोगे आप उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो वहां से आपको ऑर्डर मिल जाएगा। रेट कांस्टेंट पूछा, किसी इक्वेशन में आप पुट करोगे वहां से रेट कांस्टेंट आ जाएगा। नो, अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई यूनिट क्या होगा रेट कांस्टेंट, तो आप निकाल सकते हो मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकंड, जो मैंने बता चुका हूं। और व्हाट विल द इफेक्ट ऑन रेट व्हेन वॉल्यूम इज डबल, ये भी बता चुका हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑर्डर से रिलेटेड करवाया था वहां पे। तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वॉल्यूम की पावर ऑर्डर। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट इनिशियल रेट मेथड। तो आप वीडियो देखना, वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूँ सारे अपने नोट्स बनाना, उसको रिवाइज करना, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करना क्वेश्चन, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नो, सेकेंड इज ग्राफिकल मेथड। इसमें मुझे कुछ पढ़ाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारे ग्राफ आपको बता रखे हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर से रिलेटेड। तो वही सारे ग्राफ यहाँ पे लिखे होंगे, तो आप इस मेथड को लिख लो और कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, बस हमारा क्लियर हो जाएगा। दिस इज योर ग्राफिकल मेथड। तो बेटा लिखो ग्राफिकल मेथड। सेकेंड इज योर ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में लिखो, इन दिस मेथड experimentally determined graph, in this method experimentally determined graph of particular reaction is given. In this method experimentally determined graph of particular reaction is given. In this method experimental determined graph of particular reaction is given, by which order is determined, by which order is determined। तो यहां पे बेटा क्या होगा, ग्राफ आपको दिया रहेगा, उसके हेल्प से आपको क्या करना है, ऑर्डर को डिटरमाइन करना है। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, जो कि आप देख के बता दोगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस dA/dt, दिस इज नथिंग बट रेट वर्सेस टाइम पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इसको देखते ही आपको पता चल रहा है कि रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ आपका पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ रहा है। तो दिस इज नथिंग बट कौन सा ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा बेटा, सोचो, dA/dt वर्सेस टाइम, दिस इज योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे डायरेक्टली आपको बता देना है कि जीरो ऑर्डर है, ये रिएक्शन आपको हो गया जीरो ऑर्डर का, इसको फॉलो करना है। नो, सेकेंड ग्राफ आपको दिया है, रेट dA/dt वर्सेस
ए नोट की पावर क्यू, और यहाँ पे ए नोट मेंशन है बेटा आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो जरा ग्राफ को याद करो सेकेंड ऑर्डर का, मैंने रेट वर्सेस ए नोट का स्क्वायर करवाया था। दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ भी आपको स्ट्रेट लाइन दिया हुआ। तो किस ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करेगा? ए स्क्वायर था तो स्ट्रेट लाइन आता, सेकेंड ऑर्डर ए की पावर 1 था तो आपको समझ आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर ए की पावर 4 होता तो फोर्थ ऑर्डर, तो ए की पावर क्यू है बेटा, ए किस काइनेटिक्स को फॉलो करेगा? थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, थर्ड ऑर्डर। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि अगर आप मुझसे पूछोगे तो रेट क्या है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्यू। ये कब होगा? जब आपका रिएक्शन थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। तो ये ग्राफ किसका आएगा? थर्ड ऑर्डर का। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा, ग्राफ दे देगा, उससे पूछेगा भाई कौन ऑर्डर का रिएक्शन को ये फॉलो कर रहा है। नाउ इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं, तो इस कंसेप्ट को भी आगे हम लोग करते हैं। तो दिस इज योर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मैंने बोला ए नोट को। नाउ एक ग्राफ और है बेटा, this is concentration of reactant, this is your concentration of reactant, this is nothing but beta 80 versus time, so this is concentration of reactant versus time का ग्राफ जो होगा वो हमें क्या बताएगा? तो concentration of reactant versus time का ग्राफ आपको दिया हुआ है, this is your ग्राफ। बताओ बेटा, ये आपको जेई में पूछा गया था ऐसा ग्राफ एक बार। तो ये कौन सा काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है? तो आप देख रहे हो दिस इज नथिंग बट 80 अपॉन ए नोट माइनस 80। तो ये सा ग्राफ कहां पे आता है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। तो दिस इज नथिंग बट आपका जीरो ऑर्डर। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ग्राफ से रिलेटेड पूछ सकता है। ये ग्राफिकल मेथड इसी तरह का क्वेश्चन को डील करेगा। इसके बाद आपको एक और ग्राफ दिया गया, दिस ग्राफ इज रेट माइनस डीए बाई डी टी वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज ए नोट। अब ए नोट क्या है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन है, याद रखना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब ये ग्राफ दिया आपको दिस, तो ये तो आपका लक्षण तो दिख रहा है कि रेट टाइम के साथ और कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज नहीं करता, मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। देखो भाई इसका जुड़ो भाई दिस एंड दिस, ये दिख रहा है ना आपको, माइनस डी ए बाई डी टी और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ है बेटा। तो दिस इज नथिंग बट आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। तो दिस इज ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर। ग्राफ को देखते ही आपको आ जाएगा, इसको आप एक बार कॉपी करो, फिर इससे रिलेटेड एक और ग्राफ है उसको मैं बताऊंगा। लो एक और क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड। तो मैंने आपको समझाया डीए बाई डी टी रेट वर्सेस टाइम डिपेंड नहीं करा, जीरो ऑर्डर माइनस डीए बाई डी टी ए नोट क्यू।
आपको दिख रहा है कॉन्सेंट्रेशन का क्यू के पावर का प्रोपोर्शनल है बेटा। और ग्राफ क्या है, दिस इज योर वाई और दिस इज योर मान लो mx, क्योंकि यहाँ पे नथिंग बट टी रहेगा आपका। तो y इक्वल टू mx ग्राफ कैसा स्ट्रेट लाइन, तो ये थर्ड ऑर्डर करंट इसको रहेगा। और ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम at इक्वल टू a0 माइनस kt, दिस इज नथिंग बट जीरो ऑर्डर बेटा। और ये आपका क्या माइनस da/dt, a0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये भी जीरो ऑर्डर है। ये चीज मैं बता चुका हूं पहले आपको। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख के मुझे बताना कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। आपको आता है वीडियो पॉज करना तो क्वेश्चन सॉल्व करना। दिस इज ग्राफ ऑफ टी वर्सेस 1/aq एंड आपको दिया है A इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन देगा। ये कौन सा ऑर्डर का काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। पॉज योर वीडियो आंसर उसको मैच करना, ये जो सर बता रहे हैं वो हमारा आंसर है कि नहीं। तो अभी आपको पता होगा कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन a0 की पावर n-1 होता है। तो अगर मैं इसको टी हाफ nth ऑर्डर को ये लिखता हूं 1 अपॉन a0 की पावर n-1, ये होगा बेटा। तो यहाँ पे aq दिया हुआ है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मतलब कि इसकी जगह पे y होगा, दिस जो m, और ये पूरे की जगह पे बेटा x है x। तब स्ट्रेट लाइन है, तब ग्राफ का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो दिस इज नथिंग बट n-1 इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। तो ऐसा भी मैं आपको इतना नहीं करना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारा सेकंड ऑर्डर था 1/a था, थर्ड ऑर्डर होगा तो a का स्क्वायर होगा, फोर्थ होगा तो a क्यू होगा, फिफ्थ होगा तो a की पावर 4 होगा, सिक्स होगा तो a की पावर 5 होगा, nth होगा तो a की पावर n-1 होगा। तो आप देख रहे हो कि डिक्रीजिंग पावर है, इस पावर को एक इंक्रीज करो, दिस इज द ग्राफ ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो ये ग्राफ आपका फोर्थ ऑर्डर के लिए, आप इसको कॉपी करो। फिर हम लोग आगे का मेथड जो हमें ऑर्डर डिटरमाइन करना है एक्सपेरिमेंटल, उस मेथड को पढ़ूंगा, दैट इज इंटीग्रेटेड गेट लॉग मेथड। डन, yes or no? ओके, नाउ मेथड नंबर 3। Method number 3 is integrated rate law method. इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड आप पढ़ चुके पहले भी। जो हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन बेटा पढ़ते हैं, दिस इज नथिंग बट अवर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, जिसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ड्राइव किया, सेकंड ऑर्डर के लिए ड्राइव किया, जीरो ऑर्डर के लिए ड्राइव किया और nth ऑर्डर के लिए ड्राइव किया। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में क्या होगा, आपके पास डिफरेंट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल आपका जीरो ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन है, फर्स्ट ऑर्डर के एक्सप्रेशन है, सेकंड के लिए और nth ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन आपके पास है। तो आपको क्या होगा, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं हीट एंड टेल मेथड। और इस मेथड में बेटा क्या होगा, आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा डिफरेंट टाइम इंटरवल। कॉन्सेंट्रेशन दिया है T इक्वल टू टी पे आपको सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन दिया बेटा, T इक्वल टू T2 पे सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन दिया है, T इक्वल टू 3T, मतलब गिवन टाइम इंटरवल पे बेटा आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम आप लोग क्या करोगे, जैसे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में मैंने करवाया था कि आपको कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम इंटरवल पे दिया था बेटा, तो उसके बेसिस पे हमने K की वैल्यू निकाली थी, दैट इज योर रेट कांस्टेंट। इफ रेट कांस्टेंट वैल्यू इज सेम फॉर दैट पार्टिकुलर ऑर्डर, मींस जिस ऑर्डर का आपने इक्वेशन लगाया उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो उसका ऑर्डर वही होगा, राइट।
नहीं तो फिर यू मूव टू द नेक्स्ट ऑर्डर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, पहले जीरो ऑर्डर से ट्राई करो, देन फर्स्ट ऑर्डर पे जाओ, देन सेकंड ऑर्डर पे जाओ, और आपके सिलेबस जो सेकंड ऑर्डर है उससे ज्यादा का देगा। बेसिकली ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये कभी कभार आता है, और ये जब भी आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि शॉर्टकट ट्रिक वही था कि जूडो और काइनेटिक्स क्या होता है, उसका जो इक्वल परसेंटेज होते हैं इक्वल टाइम इंटरवल कंप्लीट होते हैं बेटा, और हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है इक्वल फ्रैक्शन और इक्वल परसेंटेज आपका इक्वल टाइम में कंप्लीट होता है, मतलब रिएक्ट करता है, ठीक है, इक्वल टाइम में रिएक्ट करता है, इसमें इक्वल टाइम में कंप्लीट होता है, ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक में लिखवाया था, तो आप उससे इसको जज कर पाओगे। लेकिन अगर आपको इस मेथड को लिखना है तो इसके देखो इस मेथड में क्या होता है। दिस मेथड इज also known as heat and trial method. This method is also known as heat and trial method. इस मेथड को हम लोग बेटा बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। इन दिस मेथड, आगे लिखो, इन दिस मेथड concentration of reactant at different time interval. In this method, concentration of reactant at different time interval is given. In this method, concentration of reactant in different time interval is given in tabular form. By which order is determined. देखो इस मेथड में क्या होगा बेटा, आपको टेबुलर फॉर्म में सारे डाटा दिए होंगे विद रिस्पेक्ट टाइम, तो इस साइड आपको टाइम दिया रहेगा और आपको कॉन्संट्रेशन, तो दिस इज टाइम एंड कॉन्संट्रेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड कॉन्संट्रेशन, गिवन टाइम और कॉन्संट्रेशन के बेसिस पे हम लोग हीट एंड ट्रायल यूज करेंगे और आपका आंसर वहां से आ जाएगा कि ऑर्डर के। दिस इज योर टाइम इक्वल टू 0, T1, T2, T3 एंड T4। तो इस गिवन टाइम इंटरवल में आपको कॉन्संट्रेशन दिया जाएगा। तो लेट अस सपोज दिस इज योर C0, C0, C1, C2, C3, C4। तो ये आपको टेबल दिया है, तो टेबल में क्या दिया, आपको टाइम दिया बेटा और साथ साथ में क्या दिया, कॉन्संट्रेशन। तो आप गिवन कुछ भी दो टाइम इंटरवल पे आप किसी भी ऑर्डर की काइनेटिक्स लगा, लेट अस सपोज हमने इस पे लगाया C1 और C2, तो यहां पे अगर मैं जीरो ऑर्डर को चेक कर रहा हूं, जीरो ऑर्डर, तो बेटा जीरो ऑर्डर क्या बोलता है, अगर इसका इक्वेशन लगाते हो, दिस इज नथिंग बट KT इक्वल टू A0 माइनस KT। तो अगर आप यहां से K निकालते बेटा, तो K इक्वल टू क्या होगा, A0 माइनस AT डिवाइड बाई T। चलो अब इसका इक्वेशन से हम लोग हीट एंड ट्रायल करते हैं, तो यहां से देखो क्या बनेगा आपका, बस आपको हीट एंड ट्रायल करना है, आपको वहां तक पहुंचना है। देखो KT इक्वल टू A0 माइनस KT, तो यहां से K1 निकालो फर्स्ट टाइम के लिए। तो अगर मैं दो टाइम इंटरवल ये लेता हूं बेटा, शुरुआत दिस एंड दिस, तो ये T इक्वल टू 0 कितना कॉन्सेंट्रेशन है, C0, क्योंकि हमें इनिशियल ही लेना है, C0 माइनस C1 डिवाइड बाई T माइनस 0 बेटा, तो दैट इज T1। तो ये हमारा K1 है। अब आप K2 लिखो दूसरे टाइम इंटरवल के लिए, तो मैंने इसको माना, ये मैंने दोनों की चीज को लिया था। अब हमारी बारी है इन दोनों को कंपेयर, तो इससे हम K2 निकालते हैं। तो K2 क्या होगा बेटा, C0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, C2 क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और अब जो टाइम है T2 माइनस 0। नाउ ये आपका K1 और K2 की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन पुट करने से निकला है। इफ, अब यहां पे क्या लिखो, इफ K1 इक्वल टू K2, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आई देन स्टॉप, आपको स्टॉप होना है, और ये जो काइनेटिक्स होगा बेटा जीरो ऑर्डर होगा। अगर आपका इफ K1 इज नॉट इक्वल टू K2,
अगर K1 आपका K2 के इक्वल नहीं है तो आपको आगे मूव करना है, और चेक किसका करना है? चेक फॉर फर्स्ट ऑर्डर। नाउ इसके बाद आपको चेक करना है जो इक्वेशन, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। नाउ चेक फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए K की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1/T ln A0/AT। अब हम लोग फिर से 2 टाइम इंटरवल के लिए चेक करेंगे। तो ये हमारा टाइम इंटरवल था C0, C1 और C2। तो फर्स्ट में हमने C0 और C1 से चेक किया था जीरो ऑर्डर के लिए, और अब किससे चेक करेंगे? फिर से C0 और C2 से चेक करेंगे। तो हमारा K1 और K2 की वैल्यू है। तो यहाँ पे भी अगर सेम आ गया तो यहाँ पे स्टॉप करना है, नहीं सेम आएगा सेकंड ऑर्डर के लिए मूव करेंगे। तो आपको ज्यादा नहीं देगा, फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर देगा या तो जीरो ऑर्डर देगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे बेटा? तो K1 इक्वल टू क्या लिखोगे? 1/टाइम डिफरेंस कितना है? T1। देखो 0 से T1 है, हमने T1 लिखा, ln A0 की जगह पे क्या होगा? C0 डिवाइड बाई C1, क्योंकि CT की जगह पे कितना बेटा? C1। इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारा K1 है। नाउ K2 इक्वल टू क्या लिखोगे? 1/T2 ln C0। अब K2 किसके लिए आएगा? ये पूरे के लिए बेटा। तो ये अपना C2 है और ये हमारा क्या है? C0 है। तो C0/C2। तो दिस इज योर एक्सप्रेशन। अगर यहां से K1 इक्वल टू K2 आ गया, K1 इक्वल टू K2, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर होगा। दिस इज योर काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर नहीं है तो आगे मूव करो। इफ नॉट, if K1 is not equal to K2, then move for सेकेंड ऑर्डर। तो बेटा आपको सेकेंड ऑर्डर के मूव करना, बस यही करना। बस हिट एंड इसलिए बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या सिखाया? तो आपको टेबुलर फॉर्म में क्या दिया रहेगा बेटा? डिफरेंट टाइम इंटरवल में कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स लगाओ, KT इक्वल टू A0 माइनस KT, K इक्वल टू कितना हो जाएगा? A0 माइनस AT डिवाइड बाई T। तो यहां से हमने देखा K1 इक्वल टू C0 माइनस C1 डिवाइड बाई T1, C0 माइनस T2 डिवाइड बाई T2। अगर K1 इक्वल टू K2 आएगा तो स्टॉप करना है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाएगा। अगर नहीं आया तो K1 इज नॉट इक्वल टू K2, तो चेक फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक करेंगे बेटा। तो दिस इज नथिंग बट K इक्वल टू 1/T ln A0/AT। तो K1 इक्वल टू 1/T1 ln C0/C1, K2 इक्वल टू 1/T2 ln C0/C2। तो ये K1 इक्वल टू K2 तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ बेटा तो आपको सेकंड ऑर्डर के लिए मूव करना है। चलो इसको कॉपी कर लो। इसके बाद हम लोग का लास्ट मेथड है वो पढ़ते हैं। Now we are moved to our last method, that is half lifetime method, and this method is very important. औपचारिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलता है और आपको यहाँ से गड़बड़ करते हैं। ये मेथड मैं सिखा रहा हूँ आपको, आपको अच्छे से सीखना है। Now method number 4 to determine experimentally order of the reaction is half lifetime method. Half lifetime नॉट इस मेथड। देखो मैं पहले समझाता हूँ। इस मेथड में बेटा अपने पास क्या होगा, अपने पास एटलीस्ट 2 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको T हाफ दिया रहेगा फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट।
ओके, तो आपको टी हाफ टू एटलीस्ट 2 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन टी हाफ वी डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाफ लाइफ टाइम आपको ऑर्डर निकालना होगा, सही है। तो लिखो इन दिस मेथड for at least 2 concentration, in this method for at least 2 initial concentration, in this method for at least 2 initial concentration, half lifetime is given. In this method for at least 2 initial concentration, half lifetime is given. Half lifetime is given by which order is determined. By which order is determined. By which order is determined. In this method, for at least 2 initial concentration, half lifetime is given by which order is determined. Now देखो बेटा क्या दिया रहेगा आपको, एक्सपेरिमेंट के रूप में दिया रहेगा। दिस इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड दिस इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो फर्स्ट केस में ए नोट डिनोट फॉर इनिशियल कांस्टेंट दैट इज A1 एंड A नोट इक्वल टू A2। दिस इज फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड दिस इज फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब इन दोनों पे है ए नोट हमारा लिख रहा है, यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। हर जगह मैं ये लेके चलूंगा, कंफ्यूज मत होगा। टी हाफ इसके लिए दिया बेटा T1 एंड टी हाफ इसके लिए भी T1 दिया है। तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो आपको बताया था मैंने टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। वी चेंज द कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम A1 to A2, बट टी हाफ ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये किसके लिए हुआ बेटा? दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर दोनों हाफ लाइफ टाइम आपको कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने के बाद भी चेंज नहीं कर रहा है, हाफ लाइफ टाइम से आपने क्या लिखा? दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बिकॉज क्यों हमने बोला? बिकॉज हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है बेटा? नो, अब देखते हैं हमारे पास अगर एक्सपेरिमेंट ये चेंज करता है तो क्या होता है। तो मैंने यहां पे बताया अगर टी हाफ चेंज नहीं हो रहा, T1 मतलब 10 20 कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने के साथ वो चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसा बन रहा है किसका ऐसा। तो दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल, ये स्टार्ट बना लो फर्स्ट। नो, अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अगर ये चेंज हो जाएगा। दिस इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड दिस इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 2। दो एक्सपेरिमेंट के लिए आपको मैंने शुरू से बताया कि ये नोट इज नथिंग बट अवर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसको आपको मान के चलना है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सर लिख रहे हैं। तो ए नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? लेट अस सपोज ए नोट इक्वल टू मैंने A1 लिखा एंड दिस ए नोट इक्वल टू A2। अब दोनों इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का एटलीस्ट हमें क्या मिलना चाहिए? हाफ लाइफ टाइम प्रॉब्लम में गिवन होगा। तो विद द हेल्प ऑफ हाफ लाइफ टाइम हम लोग क्या निकालेंगे? ऑर्डर टू बी डिटरमाइंड। ऑर्डर हमारा रिएक्शन का क्या होगा वो डिटरमाइन करेंगे। नाउ इसके लिए बेटा दिया हुआ है टी हाफ इक्वल टू T1 एंड फॉर दिस टी हाफ इक्वल टू T2। मैं आपको डेरिवेशन बता दूं। तो वी नो दैट टी हाफ ऑफ एनी रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, किसी के लिए भी जो टी हाफ होता है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A नॉट की पावर n-1। बट दिस इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेटिस्फाइड होता है, इसलिए n इज नॉट इक्वल टू 1 लिखते हैं। तो आप जब nth ऑर्डर का रिएक्शन कराया तो वहां पे n इज नॉट इक्वल टू 1 लिख लेना, सही है? तो नाउ टी हाफ हम जानते हैं टी हाफ इज inversely proportional to 1 upon initial concentration to the power n-1। चलो ये तो हम लोग जान रहे हैं।
1 अपॉन ए नोट की पावर n माइनस 1। तो ये अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर दिखाया था, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों है मैंने आपको समझाया। नो, अब हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं जो हमारा इक्वेशन अभी मैंने ट्राई किया। तो अगर मैं t हाफ ऑफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लिखूं, चलो लिखो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब ये आपने क्या लिखा बेटा यहाँ पे, ए नोट की पावर n माइनस 1, ए नोट की पावर n माइनस 1, और ए नोट की वैल्यू कितनी दी है इस स्टूडेंट के लिए, दैट इज योर a1। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, a1 की पावर n माइनस 1, दिस इज फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इक्वेशन 1, एंड t हाफ ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसके लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a2 दिया है, तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा, a2 की पावर n माइनस 1, a2 की पावर n माइनस 1, दिस इज 2। अब मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं बेटा, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। अभी आपको दोनों का t हाफ दिया है, दिस इज गिवन t1 एंड दिस इज गिवन t2, दोनों का आपको t हाफ दिया बेटा t1 एंड t2। तो मैं इसकी वैल्यू यहां पे यूज कर लूं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, दिस इज नथिंग बट t1 डिवाइड बाय t2, दिस इज इक्वल टू a2 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई a1 की पावर n माइनस 1। जरा दोनों साइड हम लॉग ले रहे हैं, तो लॉग से हमारा क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो लॉग हमने लिया, लॉग t1 डिवाइड बाई t2 इक्वल टू, ये कभी कभी डेरिवेशन आपसे पूछ लेता है, क्योंकि लॉग लेंगे तो n माइनस 1 बाहर आ जाएगा बेटा, दिस इज नथिंग बट लॉग a2 बाई, तो देखो बेटा यहां से अगर मैं n की वैल्यू निकालूं ऑर्डर की, तो n इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, दिस इज योर ऑर्डर, n इज ऑर्डर, तो n इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 1 प्लस लॉग t1 बाई t2, मैं इसको इधर ले आया, t1 बाई t2। अब ये बेटा इधर जाएगा, तो ये क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा सीधा सीधा, डिवाइड बाई लॉग a2 बाई a, ये आपका इनकी वैल्यू यहां से, इसको आप कॉपी करो। n इक्वल टू 1 प्लस लॉग t1 बाई t2 डिवाइड बाई लॉग a2 बाई a1, क्योंकि आप इसको लॉग को इधर भेज दो बेटा, ये लॉग t1 बाई t2 डिवाइड बाई लॉग a2 बाई a1 इक्वल टू n माइनस 1 को साइड ले जाओगे तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगा, 1 प्लस लॉग t1 बाई t2 डिवाइड बाई लॉग a2 बाई a1, कॉपी करो। हमने क्या किया कि आप इक्वल टू प्रोपोर्शनल से इनवर्सली 1 अपॉन a0 की पावर n माइनस 1, उसके यूज कर टी हाफ फॉर एक्सपेरिमेंट 1, इसका a1 की पावर n माइनस 1 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, टी हाफ फॉर 2 1 बाई a2 की पावर n माइनस 1 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों को हमने डिवाइड किया, t1 बाई t2 आ गया, दोनों साइड हमने लॉग ले लिया, लॉग इक्वल टू t1 बाई t2 n माइनस 1 लॉग a2 बाई a1, तो लॉग t1 बाई t2 डिवाइड बाई लॉग a2 बाई a1 n माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस लॉग ऑफ t1 बाई t2 डिवाइड बाई लॉग ऑफ a2 बाई a1। कॉपी कर लो जल्दी से इसको। नाउ अब आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, और हमने उन लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन पढ़ाएंगे, उसमें आप लोग कोशिश करना बेटा ऑनलाइन रहने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन नहीं रहोगे तो आपका कंसेप्ट में भी कम हो जाएगा, मतलब आपको समझ में चीजें नहीं आएगी, कंसेप्ट आपको
अच्छे से समझ में आए क्लियर। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो में भी समझाने की, बट ऑनलाइन रहते हो तो आप लोग तुरंत पूछ लेते हो। अगर आपको वीडियो में भी कोई दिक्कत होगा तो अपने डॉट्स स्क्रीनशॉट देकर जहां पे प्रॉब्लम है उसको भेजना, मैं उसको क्लियर करूँ। ओके, नो अब इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन लिखूंगा। दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड टू इस हाफ लाइफ मेथड से हम लोग क्या निकालते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन इज फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन half life time is halved. For a particular reaction, half life time is halved when concentration of reactant becomes 1/4. For a particular reaction, half life time is halved when concentration of reactant become 1/4. When concentration of reactant become 1/4, determine order of reaction. Determine order of reaction. मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं। For a particular reaction, half life time is halved when concentration of reactant becomes 1/4. Determine order of reaction. तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या दिया है, अगर कोई पार्टिकुलर रिएक्शन है, उसने बोला है कि अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन जो इनिशियल में मान लेता हूं ये नो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने बोला है कि जो भी आपका टी हाफ होगा उसको मैंने मान लिया टी। लेट अस सपोज टी हाफ इक्वल टू टी, ये मैंने मान लिया। नाउ ये बोल रहा है कि कोई भी रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ टाइम हाफ हो जाता है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम 1/4। तो ये मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो ये। अब जो एक्सपेरिमेंट 2 इसने परफॉर्म किया, अगर इसको बेटा वो कंसंट्रेशन को A/4 कर देता है, concentration of reactant became 1/4, ठीक है, तो टी हाफ जो होता है इसका बेटा वो T/2 होता है। तो अभी हमने देखा कि जो टी हाफ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1 होता है। तो मैं जरा दोनों को डिवाइड करता हूं, तो दोनों का आप डिवाइड करो, T/2, दिस इज नथिंग बट, अब कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या होगा A0 की पावर n-1। देखो बेटा A2/A1, A2 क्या आपका A/4 डिवाइड की पावर n-1। A से A कैंसिल हो गया बेटा, T से T कैंसिल, 2 ऊपर चला गया, 2 की पावर 1, दिस इज नथिंग बट 1/4 की पावर n-1। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 के पावर में इसको चेंज करना पड़ेगा। चलो चेंज करते हैं इसको। तो यहां पे देखो 2 की पावर 1 लिखोगे, दिस इज नथिंग बट 2 की पावर -2, क्योंकि बेटा यहाँ पे 1/4 है तो इसको मैं 2 की पावर -2 लिख सकता हूँ, n-1। नाउ दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि 2 की पावर 1 है, दिस इज इक्वल टू 1 इक्वल टू -2n -1 +2। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करोगे 2n इक्वल टू, इसको इस साइड ले लो, तो बेटा कितना बन जाएगा 1, और n इक्वल टू कितना आ गया हाफ। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो गया, हाफ हो गया। मैंने क्या किया, मैं फिर से समझाता हूं। क्वेश्चन में क्या बोला कि कोई भी पार्टिकुलर रिएक्शन है, उसमें क्या हो रहा है कि जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन को 1/4 कर रहे हो तो टी हाफ जो होता है T/2 हो जाता है। मैं चेंज कॉन्सेंट्रेशन 1/4, तो ये नोट इनिशियल मैंने मान लिया A, अब कितना हो जाएगा बेटा A/4। तो पहले हमने मान लिया T है, दूसरे में कितना है टी हाफ इक्वल टू T/2। अब देखो टी हाफ हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा 1/A0 की पावर n-1। तो मैंने यहाँ पे T/2 किया, तो इनवर्सली तो A/4 ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, तो A/4 डिवाइड बाई A की पावर n-1। A से A कैंसिल 1/4 टू द पावर n-1। चूंकि यहाँ पे क्या है 2 है, तो मुझे भी इस साइड क्या बनाना पड़ेगा बेटा, 2 बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने लिखा 2 की पावर -2, उसकी पावर n-1 थी पहले से। तो 2 की पावर, ये पावर अगर दोनों इक्वल हो गए, 2 और 2 पावर इक्वल हो जाते हैं, 1/1 इक्वल टू -2n +2 कर दिया मैंने। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाला तो हाफ। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया बेटा, ऑर्डर इक्वल टू हाफ। तो इस तरह हम लोग हाफ लाइफ टाइम मेथड से ऑर्डर निकाल सकते हो। तो आज मैंने पढ़ाया आपको बेसिकली सुडो ऑर्डर रिएक्शन, उससे जो मैंने क्वेश्चन कराया उसका एग्जांपल बताया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एंड मैंने पढ़ाया इन्वर्जन ऑफ केन शुगर।
ना फिर हमने पढ़ाया आपको मेथड टू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उसमें इनिशियल रेट मेथड बताया, उसमें अपने टेबुलर फॉर्म से सिखाया कैसे हम निकालते हैं ऑर्डर को। नेक्स्ट ग्राफिकल मेथड जो आपको फैमिलियर था। नेक्स्ट पढ़ा आपने इंटीग्रेटेड लेयर लॉ मेथड, जो मैंने आपको समझाया कि आपको चेक करना है हिट एंड ट्रायल से, जीरो ऑर्डर के लिए देन फर्स्ट ऑर्डर, देन आपको सेकंड ऑर्डर, देन फर्दर आपको जो आगे ऑर्डर होगा जिसमें के की वैल्यू सेम आएगी वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। नाउ हाफ लाइफ टाइम मेथड बताया, होप आपको समझ में आएगा। हाफ लाइफ टाइम में 2 कॉन्सेंट्रेशन पे आपको हाफ लाइफ टाइम दिया रहेगा, तो ऑन दी बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन आपको ऑर्डर डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते बेटा, उसमें आप लोग प्रेजेंट रहना। थैंक यू।